हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी फाइनेंसिंग डिसीजंस में थर्ड पार्ट जो कि डिविडेंड डिसीजन है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका एक बेसिक मीनिंग अगर हम देखें तो एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आप प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये डिसीजन लेना डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। यहाँ पे मेन डिसीजन क्या रहता है हमारा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है अपने सरप्लस फंड का। सरप्लस फंड का मतलब है जो फंड एक्स्ट्रा हमारे पास है। यहाँ पे आपको बता दें, इस फंड का मतलब ये है कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट आया उसमें से पेमेंट जो भी जरूरी थी, कंपलसरी पेमेंट्स थी, वो की गई। क्रेडिटर्स को उनके ड्यूज या क्रेडिटर्स को उनके इंटरेस्ट वगैरह दिए जा चुके हैं। उसके बाद जो अब अमाउंट बची है हमारे पास, जिसको हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तरफ से डिविडेंड के रूप में देना होता है, उसे हम कहते हैं सरप्लस फंड। तो इसमें से कितना हम डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर्स को और कितना हम मनी रख लें अपने बिजनेस में, जिसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, तो ये डिसीजन लेना, ये एक्यूरेसी देखना क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। अंडर दिस द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे कितना अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के तौर पे, एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग, और कितना पैसा उसे रख लेना है रिटेन अर्निंग के रूप में, जो कि वो बिजनेस को ग्रो करने में उसको फर्दर यूज कर सके। तो ये दो डिसीजंस, या ये कहा जाए कि ये जो डिसीजन लिया जाएगा एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा, इसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो ये डिसीजंस कई सारे फैक्टर्स पे बेस होता है, जो कि अब मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगी। और ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस डिविडेंड डिसीजन को कि एक फाइनेंस मैनेजर किस हिसाब से एक डिसीजन ले कि वो कितना प्रॉफिट, कितना हिस्सा पैसे का डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देगा और कितना पैसा वो अपने पास रखे रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे, ताकि उसे बिजनेस में दोबारा लगाया जा सके। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉइंट अर्निंग। अर्निंग की बात करें, इफ अर्निंग इज गुड एंड देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अदरवाइज लो। अगर कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है, अर्निंग का मतलब है जो पैसा आता है बिजनेस में वो बहुत अच्छा है, जो अर्निंग हो रही है हर साल कहा जाए या हर महीने कहा जाए, वो बहुत अच्छी है, तो उस केस में क्या है कि डिविडेंड हाई देगी कंपनी, क्योंकि अपने डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने का काम कंपनी का होता है, तो उस केस में वो उन्हें हाई रेट डिविडेंड देगी। लेकिन अगर अर्निंग कम है एक बिजनेस की, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उसे कुछ पैसा बचा के अपने बिजनेस में भी लगाना होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबल अर्निंग हाई डिविडेंड, अनस्टेबल अर्निंग लो रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी है अर्निंग में। यहाँ अर्निंग तो आ रही है, अब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक साल बहुत ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ, एक साल कम प्रॉफिट हो रहा है, एक साल कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अर्निंग में स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर बिजनेस आपका ऐसा है जिसमें अर्निंग आ रही है और वो स्टेबल है, यानी हर महीने ही आपकी कोई ना कोई अर्निंग हो रही है या हर साल ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो यानी आपकी अर्निंग में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हाई डिविडेंड देंगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस में अनस्टेबल अर्निंग है, यानी कभी तो प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है, कभी किसी महीने पैसा आ रहा है अर्निंग के रूप में और कभी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, लो रेट ऑफ डिविडेंड है। तब उस केस में आप क्या करेंगे, आप रेट ऑफ डिविडेंड कम कर दोगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। सरप्लस कैश हाई डिविडेंड, शॉर्टेज ऑफ कैश लो डिविडेंड। यानी कि आपके यहाँ अगर कैश फ्लो पोजीशन, कैश आने की जो पोजीशन है, एक तो होता है कि हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है और हमारा खर्चा भी उस हिसाब से जा रहा है, तो सब कुछ आपस में ही सॉर्ट आउट हो जा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो खर्च भी हुआ चला जा रहा है। लेकिन कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है हमारे पास, यानी हमारे पास बहुत सारा पैसा कैश में हर वक्त रहता है, यानी कैश मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी यानी आपके हाथ में पैसा हमेशा रहता है, तो उस केस में तो आप क्या करेंगे, हाई डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा रहता है खर्च करने के लिए, तो आप डिविडेंड हाई दे सकते हो। लेकिन अगर आपके हाथ में कैश वाली अमाउंट जो है वो ज्यादा नहीं रहती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देंगे, ताकि आप पैसा इकट्ठा कर सको अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए।
तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके हाथ में कितना पैसा है। बैंक अकाउंट में तो जो है सो है, आपके हाथ में कितना पैसा है कि आप बिजनेस में हर रोज खर्चा कर सको। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से भी आप डिविडेंड का डिसीजन लेते हैं एक बिजनेस में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इफ नो ग्रोथ प्लान्स और इन्वेस्टमेंट, मोर डिविडेंड। इफ ग्रोथ प्लान्स और इन्वेस्टमेंट इज देयर, लेस डिविडेंड। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस आगे और ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पैसा बचाएंगे अपने बिजनेस में, ताकि हम रिटेन्ड अर्निंग की मदद से अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। अब जब हम रिटेन्ड अर्निंग में पैसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें डिविडेंड उस केस में कम देना चाहिए। अगर हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं तो हमें डिविडेंड कम देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि हम पैसा बचाएं और बचा के दोबारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए रख दें। दूसरा, अगर हमारे कोई प्लान्स नहीं है, सपोज हम सेटिस्फाइड है, हमारा बिजनेस जितना स्प्रेड है, हम आगे मार्केट में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया प्लान नहीं देख रहे हैं, या कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा देने लगेंगे। क्यों? इससे होगा ये कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको डिविडेंड अच्छा मिलेगा, हमारे शेयर प्राइसेस हाई होंगे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कंपनी का, तो उस केस में मोर डिविडेंड देना शुरू कर देगी। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी हम देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। मोस्टली कंपनीज फॉलो द स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड to its shareholders as it enhances the reputation of company in the share market. अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं कि वो एक स्टेबल वे में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि डिविडेंड किसी महीने दिया, किसी महीने नहीं दिया, या तीसरे महीने दे रहे हैं, चौथे महीने नहीं दे रहे हैं। इस टाइप का काम मोस्टली कंपनियां नहीं करती हैं, इससे कंपनी की जो रेप्यूटेशन होती है वो खराब होती है। तो बहुत ज़रूरी है एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, हमें देना होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर हमारा इंप्रेशन अच्छा होगा और मार्केट में हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी। तो डिविडेंड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी हमें एक फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना है कि डिविडेंड एक देने वाली चीज़ है, हमें उसे देना चाहिए, यानी कि सारा का सारा हम रिटेन्ड अर्निंग में पैसा रख लें, इससे कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। रिटायर्ड और मिडिल क्लास इन्वेस्टर तो मोर डिविडेंड, यंग वेल्दी शेयर होल्डर्स तो रिटेन्ड अर्निंग। इसमें समझिए प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं कैसे, यानी यहाँ प्रेफरेंस का मतलब आपके प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ प्रेफरेंस का मतलब है कि आपके जो शेयर होल्डर हैं वो किस टाइप के हैं। ठीक, किस टाइप के हैं शेयर होल्डर्स, जैसे अगर आपके मोस्टली इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिटायर्ड हैं या फिर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वो इन्वेस्टर, तो आप उनको डिविडेंड ज़्यादा देंगे, आप उनका डिविडेंड हर वक्त काटेंगे नहीं, आप उनको डिविडेंड देने से इनकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके पास एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो है आपका बिजनेस, तो उस केस में मोर डिविडेंड देना चाहिए। लेकिन अगर आपके बिजनेस में मोस्टली इन्वेस्टर्स कैसे हैं, वेल्दी हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, या यंग लोग लगाते हैं जिनके पास अदर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से उन्हें मिल जाएगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रख लोगे, यानी आप उन्हें डिविडेंड कम दोगे। क्यों? क्योंकि वो एक आप ही की कंपनी पर डिपेंड नहीं चल रहे हैं, उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा है। उस केस में आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप उनको डिविडेंड किसी साल कम दें और रिटेन अर्निंग ज़्यादा रख लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ध्यान दें कि आपके शेयर होल्डर किस टाइप के हैं। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट पे, टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड बट शेयर होल्डर डज नॉट पे टैक्स ऑन देयर डिविडेंड इनकम। एक सिंपल सा लॉजिक है टैक्सेशन पॉलिसी का कि जो कंपनी होती है जब वो डिविडेंड के लिए अमाउंट निकालती है तो उसे टैक्स, उस डिविडेंड अमाउंट पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है कंपनी पर। ठीक, लेकिन जब वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शेयर होल्डर्स में, तो शेयर होल्डर्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, नॉट पे टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता उनके डिविडेंड इनकम पे। तो कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टैक्स बहुत हाई है, यानी टैक्स किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, उनके डिविडेंड पे टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को कम देंगे।
लेकिन अगर उन पर टैक्स कम लगता है, यानी कम टैक्स प्रोसीजर है उनका, कोई ऐसी चीज़ हो रही है कंपनी में, कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है जिस पर टैक्स कम लगते हैं, तो बिल्कुल उस केस में उन्हें डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स पे, क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे टैक्स बर्डन कम हो जाता है। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं 8th पॉइंट पे। तो 8th पॉइंट है हमारा ओके, access to capital market consideration. If demand and approach of securities is high in the market for particular company, then high dividend is given, otherwise low dividend is given. यानी अगर आपकी कैपिटल मार्केट में एक्सेस यानी पहुंच अच्छी है, अगर आपके शेयर्स के डिमांड वगैरह हमेशा हाई रहते हैं, तो उस केस में आपको डिविडेंड भी हाई देना चाहिए, ताकि ये आपकी मार्केट पोजीशन और अच्छी करेगा। ठीक है, अदरवाइज लो डिविडेंड इज गिवन। और अगर कंपनी की इमेज इतनी अच्छी नहीं है मार्केट में, या शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा आपके राइज नहीं होते हैं, आप एक मीडियम टर्म टाइप के, या मैं कहूँ कि एक आप जो मार्केट में आपकी पोजीशन है वो एक मिडिल टाइप की है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बहुत ज़्यादा लो नहीं, तो उस केस में आपको पैसा रिटेन अर्निंग में रखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से शेयर का इंतज़ाम करने में, यानी शेयर से पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत होगी। तो उस केस में आप लो डिविडेंड दीजिए और आप उसके बदले रिटेन अर्निंग रखिए और पैसे से, अपने खुद के पैसे से अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तो एसेस टू कैपिटल कंसिडरेशन का मतलब यही है कि मार्केट में आपकी कितनी एसेस बनी हुई है, पकड़ बनी हुई है अपने शेयर्स को लेकर। नेक्स्ट आते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस। Companies Act put provisions on payment of dividend, then company has to follow it by keeping cash flow of their company in mind. कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कंपनीज एक्ट ने कंपनियों पर, जिनके प्रोविजंस को कंपनी को फॉलो करना ही होता है, और वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। यानी कंपनी बहुत ज़्यादा ये फोर्स नहीं कर सकती है, या कंपनी अपने मन से कितना भी पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकती है, क्योंकि ये फॉलो करना होगा कंपनी को कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो रहे वो एक मीडियम रहे, यानी हमें कैश फ्लो का भी ध्यान रखना है, कंपनी में पैसा आता भी रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहे, उसके साथ साथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी हम देते रहे, इसका बैलेंस बना के रखना है, ये कंपनीज एक्ट हमसे कहता है और हमें ये फॉलो करना ही होगा। हम सारा का सारा प्रॉफिट उठाकर शेयर होल्डर्स को नहीं बांट सकते, या सारा का सारा प्रॉफिट उठा के रिटेन अर्निंग में भी नहीं रख सकते। हमारे ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस है कंपनीज एक्ट की तरफ, जिनको फॉलो करना ही होगा। 10th पॉइंट पे आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रेंट मतलब दबाव। तो यहाँ पे क्या है, इफ कंपनी टेक्स लॉन्ग टर्म लोन, जब कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा लोन ले लेती है किसी से, किसी फाइनेंसर से, तो वो फाइनेंसर या वो कंपनी क्या करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पर, यानी डिविडेंड किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देती है कि नहीं, आप इतना डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको इतने रेट तक ही डिविडेंड देना होगा, और उस केस में कंपनी को ये बात माननी होती है। ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का कुछ दबाव है जिसके कारण कंपनी डिविडेंड कम देती है, और उसे ये अबाइड भी करना होगा, उसे ये मानना भी होगा। तो इन कारणों से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम दिया जाता है, या डिविडेंड और रिटेन अर्निंग पर ध्यान रखा जाता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन, यानी स्टॉक मार्केट में आपके डिविडेंड देने का क्या रिएक्शन पड़ता है, तो उसको समझते हैं। जब आप डिविडेंड देते हैं तो 2 तरह का इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स पे पड़ता है। क्या पड़ता है, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन द इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। हमारे डिविडेंड डिसीजन को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, जो कि है इक्विटी शेयर प्राइस, यानी स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर के क्या प्राइस हैं वो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। कैसे, इफ कंपनी डिक्लेयर्स हाई डिविडेंड इट लेट्स द शेयर प्राइस राइज। जैसे ही कंपनी कोई डिविडेंड को बहुत ज़्यादा हाई डिक्लेयर करती है, यानी वो ये कहती है कि इस साल हम डिविडेंड बहुत ज़्यादा देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, तो तुरंत ही आपकी मार्केट प्राइस में शेयर प्राइजेस अक्सर हाई हो जाते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि शेयर प्राइस राइज हो जाते हैं जैसे ही डिविडेंड हाई डिक्लेयर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, सारे के सारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए चले जाते हैं ताकि उनको डिविडेंड का हिस्सा मिले। तो इस कारण से शेयर प्राइस अचानक से हाई हो जाते हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। और ये एक फायदे की बात है कंपनी के लिए कि कंपनी के शेयर प्राइस हाई रहें। दूसरा,
बट इफ इट डिक्लेयर्स लो डिविडेंड, लेकिन अगर किसी साल किसी कारण से कंपनी लो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम आपकी कम डिविडेंड देंगे, तो इस बात से मार्केट में क्या असर पड़ता है कि तुरंत ही शेयर प्राइस जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, यानी उनके प्राइसेस धीरे धीरे फॉल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स पे इंटरेस्ट खो देते हैं। वो जानते हैं इस कंपनी के शेयर खरीदना फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड इस साल कम देंगे। तो ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स बनाता है कंपनी की तरफ से एक मार्केट पे। तो बिल्कुल इस चीज़ को भी ध्यान रखना एक फाइनेंशियर के लिए, एक फाइनेंस मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में उनके लिए डिसीजन का असर क्या होगा। तो ये फ्यूचर देखते हुए, प्रेजेंट देखते हुए और पास्ट भी देखते हुए, ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको डिविडेंड डिसीजन में ध्यान में रखा जाता है और तब कोई डिसीजन लिया जाता है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।